Welcome on my YouTube channel Comteria. Today lecture we will discuss about the environment ecology and biodiversity. Very important lecture. Now we discuss about pink-headed duck. Please subscribe more and more times Comteria YouTube channel. पिंक हेडेड डक ये भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में मिलती थी। भारत में मेनली ये उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। इसकी संख्या में कमी के मुख्य कारण है कि आर्द्र भूमियों का निम्नीकरण हो गया, आवास का विनाश हो गया और शिकार आदि में चले गए। यह भारत में 1949 से देखी नहीं गई है। यह प्रजाति अब लुप्त हो गई है। अनुकूलन के बारे में चर्चा करें तो मरुस्थलीय पादपों, नागफनी, कैक्टस ऐसे पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। ऐसे बहुत से मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी क्यूटिकल होती है और उनके स्टोमेटा गहरे गर्त में स्थित होते हैं ताकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को कम से कम करें। जल तो कम होता है मरुस्थल में, तो कम जल का हानि हो। मरुस्थल के पौधों की जड़ जल की खोज में काफ़ी नीचे तक और लंबी चली जाती हैं और उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसीलिए हमें तुंगता बीमारी का अनुभव होता है। ऐसी लक्षण होते जैसे मिचली हो, थकान हो, हृदय की धड़कन बढ़ जाए। ऐसी दशा में हमारा शरीर ऐसे प्रकार के समस्या का समाधान कर लेता है, जैसे आरबीसी उत्पादन बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन की बंधकारी क्षमता घटाकर, श्वसन दर को बढ़ाकर। इसी वजह से मैदानी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी तुलना में जो ऊंचाई पर रहते हैं निवासी, उनमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। यही रीज़न है कि ऊंचाई वालों पे आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। अब हम बर्ड माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बर्ड माइग्रेशन किस प्रकार से है, जैसे मौसम में परिवर्तन और प्रतिकूल दशाओं के कारण पक्षी अपने स्थान को बदलकर अनुकूल स्थिति वाले क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं और फिर अनुकूल स्थिति होने पर वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। ऐसे हजारों किमी तक प्रवास कर जाते हैं। क्यों करते हैं प्रवास? क्योंकि उनको प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण प्रजनन और श्वास दशाओं के लिए, भोजन पानी की कमी होने पर उसकी पूर्ति के लिए और घोंसलों को अतिक्रमणकारी जंतुओं से बचाने के लिए। ऐसे ऋतु प्रवास करने वाले पक्षियों में अगर वर्णन करूंगा, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, वुड सैंड पाइपर और यूरेशियन कबूतर। ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षियों में देखें तो एशियाई कोयल, नील पूँछ वाली मक्खी पक्षी ऐसे ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करते हैं। और पूरे वर्ल्ड की 36,900 लगभग वनस्पति प्रजातियों की 33% भारत में पाई जाती है। 33% अकेले भारत में वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। पूरे विश्व में लगभग 36,900 वनस्पति प्रजातियां हैं। विश्व के पुष्पों की सारी प्रजातियों की 6 से 7% फूल की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। दक्कन प्रायद्वीपीय, अर्ध मरुस्थलीय, गंगा का मैदानी, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र, ट्रांस हिमालयी, फिर हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर वनस्पति क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, भारतीय द्वीप समूह वनस्पति क्षेत्र और तटीय कच्छ वनस्पति क्षेत्र। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं? जैव विविधता का महत्व क्या है? जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन बीमा होती है। ये हमारे पृथ्वी की जैविक स्रोतों से वायु, जल, भोजन, दवा, एनर्जी और बहुत सारे औद्योगिक उत्पाद प्राप्त करते हैं। जैव विविधता करोड़ों जनसंख्या को आर्थिक सुरक्षा का अवसर प्रदान करती है। इसके मूल्य को हम इस प्रकार से देखते हैं कि पारितंत्री मूल्य होता है। जैसे जैव विविधता हमें कई परितंत्री सेवाएं प्रदान करती है। हमारे आसपास के परितंत्र संपूर्ण पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण, जल चक्र, मृदा निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और जीवों की विविधता बनाए रखने का कार्य करती है। इसीलिए किसी भी पारितंत्र का मूल्य तभी होता है जब वहाँ की विविधता बनी रहती है। उत्पादक मूल्य की बात करें तो बाजार के लिए उत्पादन समृद्ध जैव विविधता पर निर्भर करता है।
हमेशा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कच्चे माल, चमड़ा, दवा, बीज, खाद्यान्न, इमारती लकड़ी, खेल सामग्री ऐसी सभी वस्तुएं जो कि जीवों द्वारा, पादप द्वारा, जंतु द्वारा, सूक्ष्मजीव द्वारा इससे प्राप्त की जाती है या उनसे प्रोड्यूस की जाती है। उपभोग मूल्य की चर्चा करें तो स्थानीय समुदाय के लिए जैव विविधता का सीधा प्रत्यक्ष उपभोग मूल्य है। विभिन्न प्रकार के भोजन, जलावन, लकड़ी, पशु के लिए चारा आदि जो है इस तरह से हमको प्राप्त होता है। संपोषणी मूल्य जो हमें मिलता है वो पृथ्वी पर जैव विविधता करोड़ों वर्षों का परिणाम है। करोड़ों वर्षों तक यहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, उनके प्रजातियाँ मिलती है। इसका लाभ है कि वर्तमान या 2-4 पीढ़ियों तक को नहीं मिलना चाहिए, जबकि इसका मूल्य सतत पीढ़ियों के लिए होता है, सिर्फ 1-2 पीढ़ी तक नहीं। इनका हमें मूल्य मिलता है बहुत ही आगे तक पीढ़ियों के लिए। पेड़ पौधे लग गए तो आगे तक सतत कार्य करेंगे। घर बनाइए, भोजन, भविष्य के लिए इसका वैकल्पिक मूल्य है। 5वें बिंदु पे चर्चा करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। मनुष्य एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है। हजारों वर्ष में उसने वन उपवन, वन्य जीव से अंतरंग संबंध कायम किए हैं। कई संस्कृतियों में विभिन्न वनस्पतियों और जीवों को उच्च धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान किया जाता है। सौंदर्यात्मक और प्राकृतिक मूल्य की बात करें, पृथ्वी की रमणीयता है, इसे अन्य ज्ञान सभी ग्रहों में अनुपम तथा सुंदर बनाती है। पक्षियों का चहकना, पशुओं का उछल कूद, पुष्पों का खिलना बहुत ही असीम आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि राष्ट्र और प्राकृतिक सुंदरता में धनी है, वे आज पारिस्थितिक पर्यटन से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं। तो परिस्थिति से, पर्यावरण से विदेशी धन अर्जन भी किया जा सकता है। अपने सौंदर्य को दिखाकर, जैव विविधता के विभिन्न आयामों को दिखाकर। जैव विविधता का आर्थिक महत्व होगा कि जैव विविधता से खाद्यों की प्राप्ति होती है, मानव का भरण पोषण होता है। जंगली फसलों के जीन्स जब अन्य फसल जातियों में पहुंच जाते हैं तो उनकी उत्पादन और रोग रोधन क्षमता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से कृषि की अनुकूलता के लिए भी जैव विविधता की महत्व है। जैसे कि कृषि की अनुकूलता बनी रहती है, वृद्धि और पर्यावरणीय संपोषणीयता और हरित कृषि को बढ़ावा मिल जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। और भी जो लाभ की बात करूं मैं बायोडाइवर्सिटी के, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट कैन वी अचीव फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। जल संरक्षण और सुरक्षा मिलती है, वायु जल का शुद्धिकरण होता है, पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है, सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, मृदा निर्माण और संरक्षण होता है, मृदा अपरदन की रोकथाम होती है, अपशिष्ट निस्तारण होता है, जल चक्र का नियंत्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विमोचन होता है, जलावन और व्यापारिक लकड़ी मिलती है, औद्योगिक कच्चा पदार्थ मिलता है, पर्यटन मिलता है और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से अधिक विविधता वाला जैविक समुदाय अपनी स्थिरता को आसानी से कायम रखता है और कम विविधता वाला परितंत्र शीघ्रता से पूरित नहीं हो पाता। जीन पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे जैव विविधता को भारी क्षति पहुंच रही है। जैव प्रौद्योगिकी जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगी गुणों का चयन करना। IUCN ने कश्मीरी हंगुल, या तो जिसको लाल हिरण बोलते हैं, गंभीर रूप से लुप्त प्राय घोषित किया है। वर्तमान में केवल कश्मीर के दाचिगाम और अभयारण्य में ही कश्मीरी हंगुल जो है शेष बचे हुए हैं। इस प्रकार से बांस एक दीर्घ जीवन काल वाली सदाबहार जंगली घास होती है। इसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं या राक्षस घास भी कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे हमने बायोडाइवर्सिटी की चर्चा की। लेक्चर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। कॉम्टेरियो को भारी से भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही आकर्षक चैप्टर्स बराबर आते रहेंगे। लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए कॉम्टेरिया पे। और कॉम्टेरिया पे बहुत ही रोचक इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए ट्यून कीजिए। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, कॉम्टेरिया। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।